Hello class 8. Today we are going to move forward to our topic conservation in India. India has several laws aimed at protecting the environment including plants and animals. Some of these are listed in table number 17.3 in the next page. We will see that. It has also launched several plans and programs to conserve biodiversity that we will discuss also. Let us take a brief look at some of the programs and organizations related to conservation in India. चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या सब किया है और हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या क्या लॉज बनाए गए हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्लांट्स और एनिमल को बचाने के लिए। तो ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए सबसे पहला है द फॉरेस्ट एक्ट, अंडर विच रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट आर मैनेज्ड। यहाँ पर ऐसे विलेज या फॉरेस्ट मैनेज किए जाते हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, रिजर्व्ड हैं, है ना। देन वी हैव नेक्स्ट लॉ है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विच रेगुलेट्स नॉन फॉरेस्ट यूज़, जैसे माइनिंग वगैरह होती है, जो फॉरेस्ट के यूज़ का काम नहीं है, जो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर जो फॉरेस्ट की कटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को वो रेगुलेट करता है, उसको प्रोहिबिट करता है, उस पर कानून बनाता है, उस पर उसकी रक्षा करता है। तीसरा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारे जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए भी एक्ट है, कोई उसको हंट नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, है ना। तो इस बारे में भी हमारी सरकार लॉ बना करके रखा हुआ है। और इसी लॉ के तहत आपको याद होगा या आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, एक काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान के ऊपर बहुत दिनों से केस चल रहा है ना। तो इस तरह से कई सारे मैटर है जो चलते रहते हैं। नेक्स्ट है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर विच इंडस्ट्रीज़ कैन नॉट बी सेट अप नियर एरियाज प्रोटेक्टेड फॉर कंजर्वेशन। ऐसे एरिया जो कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्टेड है, उस एरिया में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकता है। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। बिसाइड ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव टू गेट एन इन्वायरमेंट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इन सारे काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस लेना पड़ता है। द फिशरीज़ एक्ट, मछली पालन के लिए जो हमारा एक्ट है उसके तहत जो है बैन्स द यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव एंड पॉइजन फॉर फिशिंग। तो फिशिंग के लिए आप कोई भी टॉक्सिक मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, आप मछली तो ले आएंगे लेकिन वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो पानी में रह करके बाकी एक्वेटिक एनिमल्स को बर्बाद कर देगा, है ना। इस तरह से कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे इंडिया में इसको जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ है उनको बचाने के लिए। उसमें सबसे पहला नाम जो बहुत प्रोमिनेंट है वो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। इसके तहत बड़े इम्पॉर्टेंट एक्शंस लिए गए हैं। दिस हैज़ द ब्रॉड एम ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी विद कोऑपरेशन ऑफ द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंजर्वेशन एंड द राइट्स ऑफ द पीपल। कहता है देखिए किसी भी जंगल हो या जो भी एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी स्पीसीज़ की संख्या है, तो वहाँ के लोगों से उसका बड़ा जुड़ाव होता है। अब मान लीजिए कि आप डैम बनाते हैं और वहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं पहले से उनको उजाड़ेंगे, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के प्लान के अंदर होता है कि पहले उनको सही जगह दिया जाए। उनको वहाँ से अगर हम हटाएंगे तो पहले उनको सही जगह स्थापित किया जाए, फिर हम वहाँ पर कुछ भी सेटअप करेंगे। इसी तरह से किसी जंगल के नज़दीक में अगर कुछ लोग रहते हैं तो उनका उस जंगल से बहुत सारा नाता जुड़ता है ना। बहुत सारे लिवलीहुड के बहुत सारे काम उनसे होते हैं, वो लकड़ियाँ चुनते हैं, कई बार उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, है ना। इट सीक्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये इस बात की पूरी तरह से श्योरिटी करते हैं कि यूज़ होना चाहिए। ठीक है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं बहुत सारे, यूज़ होना चाहिए, लेकिन उसका इतना ही यूज़ होना चाहिए जितना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आप डेवलप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप उनको इन चीज़ों से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, है ना। उनके लिए आपको बचा के रखना होगा। तो इतना आप जितनी की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा का आप प्लांट्स को काट लीजिए, है ना, एनिमल्स को मार दीजिए, तो ये भी ठीक नहीं है ना। तो इसलिए सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब ही होता है मेकिंग यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट
generation while ensuring that the future generation are not deprived of the use of the natural resources for their needs। यानी आप अपनी ज़रूरत को पूरा कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आने वाला जो जनरेशन है उसको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें छोड़ करके काम करना है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ना, ये अभी आज के डेट में जो हमारे पास टाइगर्स के लिए 4911 का डाटा आया था, उसमें बहुत काम किया था ये। दिस इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। खास करके ये स्पेसिफिक है वाइल्ड लाइफ के लिए, ये प्लांट्स के लिए नहीं है। द 500 sanctuaries and 89 national parks established under this plan are efforts toward in situ conservation। in situ conservation मैंने पहले बताया था कि वाइल्ड लाइफ जंगल में ही होंगे, तो इनको अलग नहीं लाना कहीं, उनको जंगल में ही प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। The national parks are highly protected areas where traditional activities like firewood collection, grazing, ये सब चीज़ें prohibited होती है वहाँ। नेशनल पार्क जो होते हैं उसके अंदर ग्रेजिंग नहीं हो सकता, लकड़ी चुनने आप नहीं जा सकते हैं कि साहब हमें जलावन के लिए चाहिए लकड़ी, तो नहीं हो सकता। सेंचुरीज ऑन द अदर हैंड आर एरियाज विच आर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ आर अलाउड टू गो ऑन इन द रेगुलेटेड मैनर। सेंचुरीज़ में क्या होता है कि जो नॉर्मल रोज़मर्रा की जीवन के जो वहाँ के लोग होते हैं जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो वहाँ इजाज़त होती है जाने के अंदर, लेकिन एक रेगुलेटेड मैनर पर, मतलब एक टाइमिंग होती है, इस सीज़न में जा सकते हैं, इस सीज़न में नहीं जा सकते हैं, 10 दिन के लिए बंद है, 15 दिन के लिए खुला है, ये सीज़न आ गया तो अभी बंद हो जाएगा, फलां सीज़न आ गया तो खुल जाएगा। तो रेगुलेटेड मैनर पे वहाँ पर अथॉरिटी होती है, वो इस चीज़ को देखती है ना। रेगुलेटेड मैनर में वहाँ पर आम लोगों को ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए जाने दिया जाता है और फिर प्रोहिबिट भी कर लिया जाता है। सम पार्क्स एम प्राइमरली एट प्रोटेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्पेसीज, जैसे कि गिर पार्क है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लायंस को बचाने के लिए वो बनाया गया हुआ है। तो स्पेसिफिक भी है कि ख़ास तरह के स्पेसीज़ को बचाना है। अभी टाइगर को बचाने की बड़ी बात चल रही थी। अदर देन दीज आर 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स। 13 बायोस्फीयर रिजर्व इसके अलावा हैं हमारे यहाँ। 3 ऑफ विच आर रिकोगनाइज्ड बाय यूनेस्को, जिसमें से 3 को यूनेस्को ने रिकोगनाइज किया हुआ है। सम स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैव ऑल्सो बीन लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज इन द नेचुरल हैबिटेट। तो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम भी हमारे यहाँ लॉन्च किया गया हुआ है जो खास करके खास स्पीसीज़ के ऊपर केंद्रित है। जैसे हमारे यहाँ एक सबसे बढ़िया चला था प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आर अमंग दीज। तो ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पर अभी भी काम चल रहा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको बचाना। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे पार्क एंड गार्डन, वेटलैंड, मैनग्रूव्स एंड कोरल रीफ्स को। तो आज के लिए इतना ही। इसको पूरी तरह से नोट्स वगैरह बनाइए आप इसका, और ये लॉज याद होने चाहिए। कई बार पूछ देते हैं कि आप 2 लॉ कोट कीजिए जो प्रोटेक्शन के लिए इंडिया ने बनाए हैं, और फिर इससे पहले जो हमने पीछे कोट किया था उसमें हमने आपको बताया था कि इंटरनेशनली जो फिगर नंबर 17.9 में आपको टेबल में मिलेगा कि इंटरनेशनली क्या क्या कन्वेंशन लिए गए हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। तो वो सब भी एकदम लिख करके याद करते रहिएगा, ताकि आपको जब भी पूछा जाए तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि इंटरनेशनली क्या क्या कन्वेंशन लिए गए हैं और इंडिया ने क्या क्या एक्शन प्लान लिए हैं, क्या क्या लॉज बनाए हैं और कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कौन कौन हैं और जेनरिक प्रोग्राम्स कौन कौन हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, थैंक यू।